हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर चर्चा करने वाला हूं। धारा 34 आणविक दायित्व या संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। हम इस संबंध में इसकी परिभाषा और इसके मुख्य तत्वों पर चर्चा करेंगे, इसके दृष्टांतों पर चर्चा करते हैं। इस संबंध में कौन से केस लॉ महत्वपूर्ण है और कौन से उन केस लॉ में कौन सी लीडिंग बात कही गई है और उन बातों को हम क्रमशः पढ़ेंगे। आइए देखते हैं और जानते हैं धारा 34 के बारे में। धारा 34 इस संबंध में जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा। मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। फ्रेंड्स, धारा 34 के लिए सभी व्यक्तियों को दायित्व के लिए कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे सभी का दायित्व हम जो है बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति किस उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। हम इस संबंध में इनके चारों एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे कि इस धारा का विश्लेषण करने पर कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से आवश्यक हैं। देखते हैं इस संबंध में। धारा 34 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला, कोई आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए। कोई आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए। कोई आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए और ऐसा कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। आपराधिक कार्य
कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। कार्य करने वाले व्यक्तियों का सामान्य आशय भी होना चाहिए। करने वाले व्यक्तियों का सामान्य आशय होना चाहिए। सामान्य आशय होना चाहिए और सामान्य आशय को अग्रसित करने के लिए कोई कार्य या लोभ किया जाना चाहिए। अग्रसरण में कोई आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति धारा 34 के लिए लायबल होगा तो निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, निम्नलिखित एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारे तत्व पूरे होते हैं तो निश्चित रूप में व्यक्ति को धारा 34 के लिए हम लायबल ठहरा सकते हैं, उसका दायित्व फिक्स कर सकते हैं। हम इस संबंध में एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति धारा 34 के अंतर्गत कवर होता है। आइए देखते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी चार व्यक्ति हैं और वह जेड नामक व्यक्ति को हत्या कारित करने का आशय रखते हैं। हत्या कारित करने का सामान्य आशय रखते हैं। हत्या कारित करने का इनका सामान्य आशय है और यहाँ भले ही ये तय ना हो किस व्यक्ति के लाठी के प्रहार से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यहाँ ये सारे व्यक्ति इस व्यक्ति को लाठी से प्रहार करते हैं, मारते हैं और यहाँ भले ही न तय हो कि किस व्यक्ति के अंतिम प्रहार से इस जेड व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धारा 34 के अंतर्गत हम दायी ठहराएंगे, लायबिलिटी फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि 4 व्यक्ति जेड की हत्या कारित करने के आशय से, कॉमन इंटेंशन इसका क्या है, जेड की हत्या कारित करना, और जेड की हत्या कारित करने से लाठी से प्रहार करते हैं। यहाँ भले ही ये तय ना हो पाए कि किस व्यक्ति के अंतिम प्रहार से जेड की हत्या हुई है, यहाँ सभी व्यक्ति धारा 34 के लिए दायी होंगे। तो आपने देखा, इस संबंध में हम इसके मुख्य तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य तत्व को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं कि कोई आपराधिक कृत्य, कोई आपराधिक कृत्य होना चाहिए। कोई आपराधिक कृत्य से तात्पर्य विधि विरुद्ध कोई कार्य से है। आपराधिक कृत्य से तात्पर्य कोई विधि विरुद्ध कार्य या लोभ से है। अगर कोई व्यक्ति अवैध कार्य करता है तो धारा 34 के अंतर्गत धारा 34 लागू होती है। इसी संबंध में दूसरा है
कि धारा 34 के लागू होने के लिए कई व्यक्ति होने चाहिए। कई व्यक्ति होने चाहिए। धारा 34 के लागू होने के लिए कई व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप में अधिकतम संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसी संबंध में हम देखते हैं तीसरा, सामान्य आशय। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय को भारतीय दंड संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को परिभाषित नहीं किया गया। सामान्य आशय से तात्पर्य है मस्तिष्क का मिलन। मस्तिष्क का मिलन। सभी अभियुक्तों में आशय की भागीदारी होनी चाहिए। सभी अभियुक्त अभियुक्तों में आशय की भागीदारी। सभी अभियुक्तों में आशय की भागीदारी होनी चाहिए और पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। पूर्व नियोजित योजना। सामान्य आशय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे केसेस में उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया। इसी संदर्भ में हम पहला केस देखते हैं। महबूब शाह बनाम इम्परर। फ्रेंड्स, यहाँ जान लेना आवश्यक है कि हम इसमें बहुत सारे तथ्यों की बात नहीं करेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुख्य बात कही, लीडिंग बात क्या थी, उसी को हम मुख्य परीक्षा में लिखते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि ये केस जो है इसके मुख्य तत्व क्या थे। हम उसमें मुख्य बात लिखेंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें लिखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता है। और जब हम पूरा आंसर लिखते हैं तो पहले उसकी जो परिभाषा, उसके बाद उसके मुख्य तत्वों को और दृष्टांतों को लिखते हैं, और फिर केस में जो मुख्य बात क्या थी, उसकी लीडिंग बात क्या थी, उसी को हम इस केस में दर्शाएंगे। तो महबूब शाह बनाम इम्परर में सामान्य आशय और समान आशय। समान आशय। समान आशय और समान आशय के अंतर को स्पष्ट किया गया कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर क्या है। निश्चित रूप में समान आशय और समान आशय में विभेद बहुत कम है, हल्का है, लेकिन विभेद वास्तविक है। हम देखते हैं कि इस केस में ये कहा गया कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। मान लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस केस में जैसे मान लीजिए ए और बी सी नामक व्यक्ति से लड़ाई करते हैं और सी नामक व्यक्ति चिल्लाता है। परिणाम स्वरूप इसका भाई जेड और बाई इसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन जब ये बचाने के लिए आते हैं तो दोनों का जो जेड नामक व्यक्ति, बाई नामक व्यक्ति, सी नामक व्यक्ति को बचाने के आते हैं, तो यहाँ इनका जो समान आशय क्या है? समान आशय है कि सी की इन दोनों से रक्षा करना। तो इनका ये सिमिलर इंटेंशन है, तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे समान आशय। तो इन दोनों का समान आशय है इसकी रक्षा करना। अगर ये दोनों लोग पूर्व नियोजित योजना के साथ इसकी हत्या करने आते तो उसे समान आशय कहा जाता। यहाँ पर हमने देखा कि समान आशय और समान आशय में क्या अंतर है। इस केस में भी कुछ ऐसे ही तथ्य मौजूद हैं जिसमें ये बात बताई गई
कि समान आशय और समान आशय में क्या अंतर है। आपने देखा, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बचाने के लिए बुलाता है तो उनका समान आशय यही होता है कि उस व्यक्ति को उसकी रक्षा की जाए, उसको बचाया जाए। उनके अंदर कोई समान आशय, कॉमन इंटेंशन नहीं होता है, सिर्फ समान आशय इस बात का होता है कि उस व्यक्ति की रक्षा की जाए। दोस्तों, इसी संदर्भ में दूसरा केस पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद। स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 का मामला है ये। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना और दिमागों का मिलन आवश्यक है। ऐसी पूर्व नियोजित योजना और दिमागों का मिलन अपराध करने के पहले होना चाहिए। ये बहुत पहले या तुरंत पहले हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हम तीसरा केस देखते हैं। ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी 1955। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी हो सकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान आशय का जो निर्माण है, जो पूर्व नियोजित योजना है, वो घटना स्थल पर भी हो सकती है। तो हमने देखा कि समान आशय के संदर्भ में 3 केस को पढ़ा। पहला महमूद शाह बनाम एम्परर, दूसरा पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद और तीसरा ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इन तीनों केसेस में समान आशय को स्पष्ट किया गया और उसके बारे में बताया गया। इसी संदर्भ में हम इसके चौथे तत्व समान आशय के अग्रसरण को पढ़ते हैं। चौथे तत्व समान आशय का अग्रसरण। समान आशय का अग्रसरण। समान आशय का अग्रसरण कोई कार्य समान आशय के साथ होना चाहिए और कोई आपराधिक कार्य समान आशय के साथ होना चाहिए और समान आशय के अग्रसरण में कार्य या लोप किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि समान आशय के अग्रसरण में कार्य या लोप किया जाना चाहिए। अगर अग्रसरण नहीं होता है, अगर कार्य नहीं किया जाता है, समान आशय ही मौजूद है, तो अपराध नहीं होगा। धारा 34 लागू नहीं होती। हम देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से कि 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, एन नामक व्यक्ति की हत्या कारित करने का आशय तो रखते हैं, लेकिन यह तब तक अगर इस संदर्भ में ये कोई कार्य या लोप नहीं करते हैं तो धारा 34 लागू नहीं होती है। धारा 34 तभी लागू होगी जब ये व्यक्ति हत्या कारित करने के आशय के साथ कोई कार्य या लोप भी करें, कोई इस संदर्भ में इसको कोई अपराध भी कारित करें। धारा 34 का मुख्य तत्व है अग्रसरण। अग्रसरण शब्द सक्रिय भागीदारी का सूचक है। जब तक सक्रिय भागीदारी की भूमिका नहीं होगी, धारा 34 लागू नहीं होती है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हमने देखा कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य है। हम देखते हैं कि घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने किस केसेस में ये बात कही। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, इसे दोस्तों शंकरी टोला केस के नाम से भी जानते हैं।
संकरीटोला केस और इसे पोस्टमास्टर हत्या केस के नाम से भी जानते हैं। पोस्टमास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। तो हमने देखा पोस्टमास्टर केस कि इस केस के मुख्य तत्व क्या हैं। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष पर अन्य साथी अभियुक्तों के साथ पोस्टमास्टर की हत्या का आरोप लगाया गया था और ना तो साक्ष्यों से ये साबित हो रहा था कि पोस्टमास्टर साहब की इसने हत्या की है और ना ही इस साक्ष्य में इसकी उपस्थिति उस कमरे में पाई गई जहां पोस्टमास्टर की हत्या की गई थी। तो लॉर्ड सामनर महोदय ने इस संदर्भ में कहा कि अगर अभियुक्त की उपस्थिति अगर अभियुक्त बाहर खड़ा है फिर भी उसको जो है धारा 34 के अंतर्गत लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। धारा 34 के अंतर्गत उसे अभियोजित किया जा सकता है। हमने यहाँ देखा कि धारा 34 जो है, अगर कोई अभियुक्त बाहर खड़ा है और अपराधकर्ताओं से उसका संपर्क बना हुआ है, वो उसको सूचना देने के लिए खड़ा है, तो धारा 34 जो है लागू होती है। इसी संदर्भ में हमने देखा कि धारा 34 में जो मुख्य तत्व थे, हमने परिभाषा को पढ़ा, उसके मुख्य तत्वों को पढ़ा, कई सारे दृष्टांतों को देखा। इसके बाद हमने सामान्य आशय को भी पढ़ा और अग्रसर शब्द जो सक्रिय भागीदारी का सूचक है उसको भी हमने देखा। वीरेंद्र कुमार घोष के केस को भी हमने देखा। तो हमने ये सीखा कि धारा 34 किस प्रकार से लागू होती है और उसके धारा 34 के लिए क्या कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इस संबंध में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसमें एक मुख्य तत्व है कि वास्तविक योगदान। वास्तविक योगदान वास्तविक योगदान का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति घटना स्थल पर खड़ा है, मौजूद है, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति उसको उस अपराध के लिए अभियोजित किया जाए, उसको दंडित किया जाए। अगर वो उस अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसका वास्तविक योगदान नहीं है। फ्रेंड्स, वास्तविक योगदान को समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की एक केस देखते हैं। घनश्याम अन्य बनाम एवं घनश्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1939 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट। इस केस में अपराधी 15 वर्षीय बालक था और अपराधी 15 वर्षीय के बालक के पिता और चाचा ने अपराध कारित किया था। इस आधार पर वह घटनास्थल पर उस समय मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि सिर्फ घटनास्थल पर उपस्थिति होने के आधार पर अपराधी 15 वर्षीय बालक को अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट किया कि कहा कि वास्तविक योगदान का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि सभी लोग मिलकर अपराध करें। अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको सहायता करते हैं, तो वास्तविक योगदान माना जाएगा। दोस्तों, यदि मेरा आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें।